हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिर से चर्चा करते हैं करंट अफेयर के बारे में। चलिए, अभी कुछ समय थोड़ा 1-2 दिन लेट हो गया है करंट अफेयर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम सभी क्वेश्चन कवर कर देंगे इस लेक्चर में। वो एक्चुअली एग्ज़ाम वगैरह था तो इस कारण बस लेट हो गया थोड़ा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज के जो हमारे सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो लगभग 7 से 8 टॉपिक ये हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे की भी टॉपिक ऐसे ही लगभग जो है आज पूरा लगभग क्लियर कर देना है इस वीक का जो भी करंट अफेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जो है एशियाटिक ब्लैक बियर से संबंधित है। एशियाटिक यानी यहीं पर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे सबसे पहला। तो एशियाटिक, इसको हम लोग लिख देते हैं थोड़ा ए बी ब्लैक बियर, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्ट एशियाटिक ब्लैक बियर। तो एशियाटिक ब्लैक बियर, ये कोई फुल फॉर्म मतलब ऐसे शब्द नहीं है, लेकिन हमने ऐसे बना लिया समझाने के लिए आपको। उसकी फुल फॉर्म है ये, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो एशियाटिक ब्लैक बियर जो है ये चर्चा में वर्तमान में क्यों है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में मानव और बियर का जो है संघर्ष हुआ। बियर का मतलब भालू जो होता है, ये भालू, ठीक है, काला भालू, ब्लैक बियर, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो है जो जहाँ पे भालू रहता था वहाँ के उसके जो है मतलब रहने के स्थान पर क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर वो जंगली एरिया में जिस एरिया में रह रहा था तो उस एरिया को काट दिया गया है या काटे जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उस कारण बस भालुओं का अटैक मानव पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सामने आया है कि भालू मतलब मानव और एनिमल, ह्यूमन एनिमल जो है संघर्ष बढ़ा है कुछ समय से। संघर्ष बढ़ने का भी कारण है क्योंकि जैसे मान लीजिए मानव अपने रहने के लिए तो मतलब जो है प्लेसेस बढ़ा रहा है, जानवरों जहाँ पर जो है पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, वो जंगल को सफाया कर रहा है। तो संघर्ष तो होना ही है, रहेंगे तो वो भी रहना सबको है, यही तो बायोडाइवर्सिटी है। चलिए अब इसमें हुआ क्या है कि चलिए एक तो आपको हमने बता दिया कि जम्मू कश्मीर में ऐसा संघर्ष हुआ तो इस कारण ये चर्चा में आ गया। तो जब चर्चा में आ गया तो हम इसका जो है भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आयुष्मान की लिस्ट में किस किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया, अपेंडिक्स में कैसे क्या दिया गया है, साइट्स के अंतर्गत कैसे क्या है, तो वो सब हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं जब हम लोगों ने जो है तो देखिए इसमें जो है इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यह विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व में यह सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो यह ईरान में पाया जाता है, ईरान, फिर उसके बाद पाकिस्तान। अच्छा भारत तो आपको पता ही है, देन म्यांमार। इस तरीके से ये पाया जाता है, मतलब इनकी संख्या यहाँ जो है, और भारत है आपको पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत में जो है कहाँ कहाँ, तो भारत में कहाँ कहाँ, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत में देखिए, भारत में कहाँ कहाँ, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद कहाँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, असम, और जम्मू कश्मीर तो हो ही गया। तो इस तरीके से जो है आपकी, फिर उसके बाद अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसके कि आयुसीएन की लिस्ट। सबसे पहले आयुसीएन की रेड लिस्ट के अंतर्गत इसको रखा जाता है, और वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत है ये, वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पता हुआ आयुष्मान की रेड लिस्ट के अंतर्गत वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद और अगर इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें तो ये साइट्स की चलिए 1 मिनट रुकिएगा अभी। चलिए हम लोग क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। तो साइट्स की हम लोग क्या क्या चर्चा कर रहे थे, साइट्स में जो है हम लोगों ने चर्चा इतना कर लिया था कि एशियाटिक बियर ब्लैक बियर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में ये सब पूरा चर्चा कर लिया था। देन हम लोग क्या करते हैं, साइट्स की अपेंडिक्स में ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम बता रहे थे। हाँ, अपेंडिक्स फर्स्ट में जो है आपके ये आता है। फिर उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, अच्छा इसका व्यापार पर प्रतिबंध है, व्यापार नहीं किया जा सकता इसका है, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मुख्य चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी इसके बारे में। आप लोग जो है चाहें तो इसका कैप्चर कर लीजिए स्क्रीन को, या जो है आप लिख लीजिए जल्दी से जो है इसको। चलिए हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं, आपको इरेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्योंकि जल्दी से देखते हैं। आज हम लोगों के पास वर्क ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन को समझना है। चलिए पोलियो के बारे में समझते हैं। पोलियो के बारे में अगर हम लोग समझें तो पोलियो जो है, एक मिनट, यह एक वायरस है, वायरस है, बात समझे, यह एक वायरस है पोलियो। इसमें एक चीज है कि पोलियो जो है चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो इसका ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें न्यू म्यूटेशन बन गया है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए एक हम बेसिक सी बात बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम आपको डिटेल नहीं देंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, कम चर्चा में ही समझ लेते हैं कि जैसे जो वैक्सीन बनती है, वह वैक्सीन जो बनती है वो वायरस से ही कहीं ना कहीं बनती है। वो बात अलग है मृत या निष्क्रिय वायरस के माध्यम से या कमज़ोर वायरस के माध्यम से उस वैक्सीन को बनाया जाता है, ताकि वो वायरस क्या करे कि आपके शरीर में इंटर करे और उसको इम्यूनिटी पावर जितना बनाना है वो बना ले उतने में। तो इसलिए उस वायरस को शरीर में डाला जाता है, वही वैक्सीन होता है। अब उसमें क्या हुआ है कि वह एक दूसरा वायरस बना दिया है उसके अंदर शरीर में जाने से। तो अब जो दूसरा वायरस बना दिया है इसने, एक मतलब वायरस तो था ही अंदर जो है शरीर में, दूसरा भी उसने जो है न्यू म्यूटेशन बना दिया उसने। तो इसलिए अभी क्या हुआ है कि ये थोड़ा बिगड़ गया है केस, यानी अभी क्या हुआ है कि वो वैक्सीन थोड़ा दिक्कत करने लगी है लोगों को। तो इसीलिए जो है क्या हुआ है कि अब लोगों को क्या, बच्चे में ही मतलब जो है गड़बड़ किया है ना, तो लोगों को थोड़ा ना लगता है। अब इसमें क्या है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही तो दिया जाता है ये ओरल वैक्सीन। ओरल का मतलब जो है जो बूंद बूंद करके नहीं, जो 2 बूंद जिंदगी का, तो वही वाला जो है, तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन है। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। चलिए अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो वो हम आपको बता दें कि जैसे आपका जो है सामान्य तौर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है हाल ही में, मतलब जैसे कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है और कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो ऐसे उसमें जो है नाम दिए जाएंगे। अगर आपका यूपीएससी या पीसीएस में जो है तो क्वेश्चन आएगा आपका कूट बनाकर, पीसीएस में या वनडे एग्जाम में, सामान्य तौर पर वनडे एग्जाम में बात करें तो सीधा सीधा आएगा कि इनमें से कौन सा वायरस है, या इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, या इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो अब देखिए कुछ हम रोगों के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं, ज़्यादा ना बताएंगे। तो देखिए एक तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो है क्या है, जीवाणु जनित है, जीवाणु है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जैसे एक होता है चिकन पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, वायरस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मलेरिया की, तो ये जो है जीवाणु जनित नहीं है, तो ये जो है ना ही जीवाणु है ना ही विषाणु है, प्रोटोजोआ है। देन फिर उसके बाद अगर डेंगू की बात करें, तो डेंगू जो है यह वायरस है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है टाइफाइड कहा जाता है, टाइफाइड जो है ये जीवाणु जनित है। तो ऐसे ही आप लिस्ट अपनी बना लीजिए, ये करंट अफेयर में चर्चा करने वाला टॉपिक नहीं है। चलिए ठीक है, हम इसको हटा दे रहे हैं। तो आप लोग इसको जो है लिस्ट बनाइएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आप लोगों का काम है, बनाइए इसका। तैयारी में कुछ आपको भी करना पड़ेगा, कुछ हम लोगों को करेंगे। चलिए धौलावीरा साइट्स के बारे में देखते हैं। धौलावीरा के बारे में अगर चर्चा करें तो धौलावीरा जो है एक्चुअली अभी क्या हुआ है, G20 की सदस्यता यानी अध्यक्षता भारत ने ली है। 1 दिसंबर 2022 से भारत के हाथ में जो है G20 की सदस्यता आ गई। पहले यह G20 का जो है समिट अगर देखा जाए तो 2022 में हुआ कहाँ था, तो ये आपको पता होगा, इंडोनेशिया ने आयोजन किया था इसका, मतलब इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष बना था। अब जो है भारत अध्यक्ष इस समय वर्तमान में बना है, तो ये आपको याद रखना है।
तो अभी जो है 2023 का जो G20 समिट हुआ है, तो उसमें समिट क्या मतलब, अभी तो भारत अध्यक्षता ही ली है, तो एक साल पूरी भारत के पास अध्यक्षता रहेगी। तो उसी में क्या हुआ, वहाँ के कुछ सदस्य जो है G20 के सदस्य, वो धौलावीरा साइट्स के को मतलब देखने के लिए गए थे। तो इसीलिए जो है अब ये धौलावीरा चर्चा में इसलिए बना, और अब जब चर्चा में बनेगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ये यूनेस्को की धरोहर के अंतर्गत आता है, यूनेस्को साइट कहा जाता है इसको, यूनेस्को साइट है ये। यूनेस्को साइट 2021 में घोषित किया गया था इसको, यूनेस्को साइट। अच्छा, धौलावीरा कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। और उसके बाद अगर चर्चा करें और थोड़ा बहुत जो है, तो धौलावीरा में जो है, यहाँ पर देखिएगा, धौलावीरा में यहाँ पर तांबा, गोल्ड यानी सोना, और एक और धातु टेराकोटा, हाँ, सब गलाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, धौलावीरा जो है यहाँ से ये सब मिले हैं। तो ये हो गया सामान्य इस पर चर्चा जो है धौलावीरा के बारे में। बाकी जो है यह हड़प्पन साइट है, ये आपको पता होगा कि जैसे अभी देखिए, अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है तो हमारी लेक्चर आप देखिएगा जाकर, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आपको जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, उसमें हमने आपको पढ़ा चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा चुके हैं, जिसमें नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, ये सब पढ़ा चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ताम्रपाषाणिक संस्कृति बताई, जिसमें आहार संस्कृति और जो है जोरबी संस्कृतियाँ, जो सावलदा संस्कृति, जितनी भी संस्कृतियां हैं वो सब उसमें बता दिया हमने है। फिर उसके बाद हमने आपको जो है स्टार्ट कराया था टॉपिक हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, उसमें कई प्लेसेस और सब जो है उनकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सब पूरा बता दिया था। तो आप लेक्चर को चेक कर सकते हैं, उसमें जो है पढ़ा होगा आपको इतिहास वाला, उसमें भी लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड, इस टाइप से हमने बना दिया ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तांबा, गोल्ड, ये सब हो गया। आप चलिए, अब उसके बाद औरंग नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। औरंग नेशनल पार्क जो है चर्चा में क्यों है, तो ये देखते हैं हम लोग क्या है चर्चा में। औरंग नेशनल पार्क, तो औरंग नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पड़ता है, पहले बात तो असम में पड़ता है, असम में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है औरंग नेशनल पार्क। देखिए, औरंग नेशनल पार्क, इसमें जो है कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, एक तो हाथी, एक वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाला गैंडा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम कहें तो मिनी काजीरंगा, ये मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, मिनी काजीरंगा के नाम से जाना। क्यों मिनी काजीरंगा कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनी काजीरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो काजीरंगा है वहां पर सबसे ज्यादा एक सिंग वन हॉर्न राइनो जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो काजीरंगा जो है वो भी असम में है, और यह औरंग नेशनल पार्क जो है ये भी असम में है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, औरंग नेशनल पार्क कहाँ है। तो यहाँ पर एलिफेंट भी पाए जाते हैं, और वन हॉर्न राइनो यानी एक सिंग वाला गैंडा भी पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये तो हो गया औरंग नेशनल पार्क के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा कर ली। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि औरंग नेशनल पार्क के बाद में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, और एक चीज औरंग, इसके बारे में एक चीज और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि औरंग नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया 2016 में। तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो है 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। तो यहां पर टाइगर भी पाया जाता है, तो हाथी, टाइगर, ये सब चीजें कुछ आपको याद रखनी है, और वन हॉर्न राइनो। तो ये सब चीजें हो गई। अब देखते हैं, हम लोग आते हैं POMIS। चलिए, इसको हटाते हैं। POMIS, तो अब इसके बारे में देखते हैं। POMIS, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए पहले POMIS की, पोस्ट ऑफिस, हाँ बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये इसको फुल फॉर्म इसका है। तो अभी चर्चा में क्यों है पोस्ट ऑफिस, इसमें देखिए
दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, तो एक तो सिंगल अकाउंट, एक होता है दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये चल नहीं रहा ऐसा, दूसरा देखते हैं, म्यूचुअल कह लीजिए या ज्वाइंट कह लीजिए, ज्वाइंट कहेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा। ज्वाइंट अकाउंट, दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, तो इनकी पहले मतलब लिमिट कितनी थी, अब लिमिट कितनी है। एक चीज और थोड़ा यहां पे समझिएगा कि 10 वर्ष मतलब अगर किसी के पिता इसमें स्कीम किसी के लिए जमा कर रहे हैं तो वो 10 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए बालक, जिसके लिए भी मतलब जमा कर रहे हैं डाकघर बचत में या अपने नाम ही कर रहे हैं या किसी के नाम, मतलब 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह इसमें जो है अपना रुपए जमा कर सकता है। इसमें अच्छी ब्याज रेट मिलती है तो इसलिए इसमें जो है जमा करने का फ़ायदा मिलता है। अच्छा, इसका जो है मेच्योरिटी पीरियड जो होता है, मेच्योरिटी का मतलब परिपक्वता अवस्था इसकी जो होती है, मतलब कितने समय में यह जो है बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, तो मेच्योरिटी अवस्था जो होती है, मेच्योरिटी अवस्था नहीं, मेच्योरिटी काल, ठीक है वो जो भी कह लीजिए, 5 वर्ष। अच्छा, आप रुपए जमा कर रहे हैं तो 5 वर्ष तक आप 5 वर्ष से पहले रुपए नहीं निकाल सकते, स्पष्ट है इसमें। अच्छा, निकालना भी है तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये सिस्टम एक बना है इसके तहत, तो ये मतलब पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम इनकम स्कीम के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या है कि अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है, ये तो हो गए सामान्य चीज़ें जो चर्चा में। अब उसके बाद जो सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट के बारे में थोड़ा समझेंगे। सिंगल अकाउंट में व्यक्ति पहले जो है जो जमा कर पाता था तो वो लगभग 4.5 लाख रुपए तक जमा कर पाता था। तो ध्यान रखेंगे, इसमें लिखिए 4.5 लाख, 4.5 लाख तक जमा कर सकता था। अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। पहले 4.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता था इसमें अधिकतम। देन अब अगर सिंगल अकाउंट है, मतलब एक, जैसे मान लीजिए हम अभी अकाउंट खुलाने जाएं या आप अकाउंट खुलाने जाएं, तो सिंगल व्यक्ति हैं आप, तो आप वहां पर अपना पर्सनल अकाउंट खुलाएं एक, तो वहां पर आपको पहले लिमिट थी 4.5 लाख तक आप अधिकतम जमा कर सकते हैं, इसके बाद नहीं जमा कर सकते हैं आप। अब लिमिट कर दी गई है 9 लाख तक, आप 9 लाख तक जमा कर सकते हैं और उसके बाद जो है नहीं जमा कर सकते 9 लाख के आगे। इसी में आपको सरकार ब्याज रेट और जो भी है मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर आपको जो है 5 साल के मैच्योरिटी की पीरियड के बाद आपको रिटर्न करेगी। तो ये है इस स्कीम का मतलब है। अब जो है अगर मान लीजिए आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलाया है तो ज्वाइंट अकाउंट में आपकी लिमिट बढ़ाकर कर दी जाएगी 15 लाख। तो ध्यान रखिए कि इसमें 15 लाख तक है लिमिट, यानी आप अगर जमा करना चाहें तो 15 लाख ज्वाइंट अकाउंट में जो है जमा कर सकते हैं। तो ये अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये भी इतना जो है हेर फेर किया गया है, तो ये POMIS से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हो गया POMIS। अब इरूला वायरस नहीं है, सॉरी, ट्राइब है। चलिए इरूला ट्राइब जो है चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस जनजाति के दो व्यक्तियों को क्या मिला है, एक अभी हाल ही में इनको एक अवार्ड मिला है जो पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं, जो कि तमिलनाडु की जनजाति है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की ये प्रमुख प्रजातियां हैं। मतलब इरूला ट्राइब जो है ये मुख्यतः कहाँ रहती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी यहाँ की जो मतलब पद्मश्री दिया गया है इनको, जो है पद्म, यहाँ के 2-3 व्यक्ति हैं, नाम जानने की जरूरत नहीं है, उनको पद्मश्री दिया गया है इस ट्राइब को। कर्नाटक और केरल में भी पाई जाती है, तो इतना आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्पष्ट है। तो चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, इतना आपने कवर किया। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो हाइब्रिड रोबोट।
इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यह देखिए बायो हाइब्रिड जो रोबोट है यह इजराइल के द्वारा बनाया गया है, इजराइल के द्वारा बनाया गया है, इजराइल के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा इजराइल। बायो हाइब्रिड रोबोट का काम क्या है? काम इसका यह है कि यह क्या करेगा, किसी भी बीमारी को सूंघ के बता देगा। आपको परीक्षण कराने की जरूरत नहीं है कि आप आरटी-पीसीआर कराएं, उसके लिए क्या नाम जो है तुम्हारा कोविड के लिए, या मतलब एक जैसे हम बात बता रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी इनिशियल फेज पर है, तो ये मतलब अभी रोबोट बनाया गया है इजराइल के द्वारा। इसमें इसका मतलब क्वालिटी या खासियत इसकी यही है कि ये बीमारी को सूंघ के बता। जैसे मान लीजिए आपको फीवर है, तो फीवर का टाइफाइड है, आपको टाइफाइड की जांच कराने की जरूरत नहीं है, आप जाइए वो रोबोट आपको सूंघ के बता देगा कि आपको टाइफाइड है। तो ये इस तरीके का रोबोट है। अच्छा, इसमें जो सूंघने की पावर जो दी गई है वो कहाँ से आई इसको? तो अभी उसके लिए हम आपको जो है थोड़ा बताते हैं। एक होता है टिड्डा, टिड्डा जिसको नहीं पता वो क्या करेंगे, गूगल बाबा से यानी गूगल पर जाएंगे और उस पर सर्च करेंगे टिड्डा, तो उसकी शक्ल, उसका चेहरा देख लीजिएगा किस तरीके का टिड्डा होता है। टिड्डे के ऊपर 2 एंटीना लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए उसका ये सिर है, तो उस पर ऐसे करके ये 2 एंटीना लगे होते हैं। यही एंटीना उखाड़ के इस रोबोट में लगा दिए गए हैं। और इससे ये ध्यान रखिएगा, इसमें पाया गया है कि यह जो है टिड्डा जो होता है इसकी सूंघने की पावर बहुत तगड़ी होती है। तो इसलिए जो है इसी के जो सूंघता भी इन्हीं से, ये एंटीना है इसके, इसी से ये सूंघता है। ये उखाड़ के इसमें लगा दिया गया है तो ये भी सूंघने लगा है, बस इतना सा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बायो हाइब्रिड रोबोट बनाया गया है। तो चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस क्लब देख लेते हैं। और पेरिस क्लब, पेरिस क्लब जो है चर्चा में इसलिए है, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, फिर उसके बाद OECD वगैरह बताते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में थोड़ा श्रीलंका के बारे में बताते हैं। श्रीलंका के बारे में समझिए। श्रीलंका अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? अपनी अर्थव्यवस्था के डाउन होने के कारण चर्चा में है। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, रुपए नहीं बचा है, सब चीज़ें हैं। बहुत बड़ी समस्या में फेस कर रहा है अभी वर्तमान में। उसको चाहिए है लगभग रुपए चाहिए अच्छा खासा उसको अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो अभी जब रुपए चाहिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, तो सीधी सी बात है रुपए की आवश्यकता है उसको। इसने क्या किया है, IMF, इसके पास साख भी नहीं बची है, क्रेडिट भी नहीं बचा है। क्रेडिट, साख का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की वैल्यू, कि वो किसी से उधार ले पाया, ऐसे इसी को साख कहते हैं। मतलब विश्वास नहीं है IMF को या किसी भी संस्था को कि ये रुपए वापस कर पाएगा। कहानी ये है। तो अब इसकी साख के लिए किसी ना किसी को तो सब सहयोग करना पड़ेगा। तो उसमें भारत और चाइना दोनों ने सहयोग किया है। सहयोग क्या किया है कि IMF ने पूछा कि क्या इनको लोन दे दिया जाएगा, तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। भारत ने भी अप्रूवल दे दिया है, कहा कि हाँ बिल्कुल दे दीजिए और हम गारंटर हैं, समझ लीजिए। ऐसे ही गारंटर पेरिस क्लब है। तो पेरिस क्लब जो है यह 22 देश हैं, इसमें 22 देश हैं। यही इसी को OECD कहते हैं। तो OECD की आप लोग क्या करिए, फुल फॉर्म थोड़ा लिख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो चलिए हम आपको फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं। OECD की, OECD की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक cooperation and डेवलपमेंट। तो ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसी को मतलब वही चीज़ है, पेरिस क्लब ही उसका दूसरा नाम है OECD। तो इसने भी जो है ये चर्चा में ये है कि 2.9 बिलियन डॉलर का लोन जो है सैंक्शन कराना है IMF से। अगर इतना लोन मिल जाए श्रीलंका को तो इसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
निश्चित ही कुछ ना कुछ सुधरेगी। तो अब ये इसको रुपए चाहिए है, तो ऐसा लग रहा है कि ये भी परमिशन मिल जाएगी, तो जल्द ही रिकवर होगी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। तो IMF फंडिंग कर रहा है, ठीक है, देगा। चलिए, ये चर्चा में था पेरिस क्लब इस तरीके से, तो ये आपको पता चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए, जिसको नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, ले लीजिए। चलिए हटा, चलिए कुछ टॉपिक्स और हैं जिनको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है, मतलब नवा टॉपिक, सॉरी पहला नहीं, नवा टॉपिक है व्हाइट टेल डियर, ठीक है, व्हाइट टेल डियर। 10वां है डियरनेस अलायंस। 11वां टॉपिक है वोल्फ 1069 बी, ठीक है। 12वां टॉपिक है स्पेस एक्स स्टार शिप। 13वां टॉपिक है धमाल। 14वां टॉपिक है नॉर्थ स्टार। 15वां टॉपिक है साइटोटॉक्सिन। 16वां टॉपिक है PM कुसुम। चलिए, इतने टॉपिक और हम लोग क्लियर कर लेते हैं और क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी आपके 16 टॉपिक हो जाएंगे इसमें, समझ लीजिए, समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाइट टेल डियर। व्हाइट टेल डियर जो है, यह हिरण है जो कि भारत में नहीं पाया जाता। हम आपको इसका भी व्हाइट टेल डियर, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, तो अभी देखिए, ध्यान रखिए, यह नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका और कनाडा, यह इसकी स्थित है, यहां पर पाया जाता है ये जो है व्हाइट टेल डियर। अब इसके बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं। तो ये तो हो गया, यहां पर पाया जाता है। फिर उसके बाद इसका IUCN स्टेटस देख लेते हैं। IUCN स्टेटस, तो IUCN की लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंतर्गत आता है, अभी है संख्या। तो ये बात क्लियर हुई आपको जो है। साइंटिफिक नेम अगर चर्चा करें तो साइंटिफिक नेम आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। साइंटिफिक नेम इसका है ओडी लियस। ये आप लिख सकते हैं इसका साइंटिफिक नेम, जरूरी नहीं है आप इतना याद रखें, बस बहुत है इतना आपके लिए। चलिए, ये तो हो गया व्हाइट टेल टाइगर के बारे में, सॉरी व्हाइट टेल डियर के बारे में ये चर्चा हो गई। तो मेन आपको याद रखना है कि व्हाइट टेल डियर जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, और इसका जो है IUCN स्टेटस ध्यान रखेंगे, लीस्ट कंसर्न, इतना आपको पता चला, ठीक है। चलिए सर्च करिएगा, देखिएगा। जैसे उसका जो मुख है, मुख के चारों ओर ऐसे करके वाइट है, व्हाइट टेल डियर है वो, और उसका जो पूंछ है, पूंछ के पास में भी वाइट सा जो है पूरा है, तो इस तरीके से व्हाइट टेल डियर है।
अच्छा, डियरनेस अलाउंस है। देखिए डीए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डीए जो है पहले जो था वो 32% दिया जाता था, अब 42% दिया जाएगा, यानी 4% ओवरऑल कहें तो 4% की वृद्धि हुई है। समझेंगे डीए क्या होता है? तो डीए के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डीए दो प्रकार के होते हैं, एक तो आईडीए, एक वीडीए। इंडस्ट्रियल होता है ये, ठीक है। इंडस्ट्रियल मतलब जो है क्या नाम, डियरनेस अलाउंस होता है, और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। तो ये इस तरीके से दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो डियरनेस अलाउंस होता है, मतलब जो है ये वी वाला यानी वेरिएबल वाला, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए होता है। यानी देखिए ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं केंद्र सरकार के, तो उनको जो है वीडीए मिलता है, वेरिएबल वाला। ये जो है अगर कहें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और उसके बाद इसमें जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, चलिए ठीक है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है, होता क्या है ये बात भी समझ लीजिए। ये देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि वर्तमान में हमारी सैलरी ये बेसिक पर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मूल जो बेसिक सैलरी होती है उसी पर जो है ये 42% जोड़ दीजिए उस पर। तो इस तरीके से दिया जाता है। अभी 4% और बढ़ गया, तब के बात बता रहे हैं। इसमें होता क्या है कि अब सपोज दैट मान लीजिए अभी क्या है कि वर्तमान में हमारी सैलरी 20,000 है या हमारी पेंशन 20,000 है, और अगर हमको डीए ना मिले 10 साल तक, तो अंतर क्या होगा कि मुद्रा का तो इन्फ्लेशन हुआ है, मुद्रा की वैल्यू डिवेल्युएट हुई है, यानी अब जो 20,000 की कीमत है वो 20 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद उस 20,000 की वैल्यू कम हो जाएगी। तब वो 20,000 40,000 के बराबर हो सकता है। चूंकि क्यों हो सकता है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रा स्फीति हो चुकी है, मतलब अब मुद्रा की वो वैल्यू नहीं बची है। पहले 10 रुपए किलो टमाटर सपोज दैट मान लो मिलता था, तो अब 20 रुपए किलो मिलता है। तो इस तरीके से जो है इस चीज को देखा जाता है। तो इसीलिए क्या है कि ये डीए दिया जाता है, उसमें जो है मतलब महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाता है इसको, डीए को। जितनी महंगाई बढ़ती है उसी के हिसाब से डीए बढ़ा दिया जाता है। ये तो इस तरीके से एक सैलरी का संतुलन बना रहता है और कर्मचारी को दिक्कत नहीं होती है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें 4% की वृद्धि की गई, बस इतना आपको याद रखना है। तो चलिए ठीक है, बस इसमें हटाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। अच्छा, स्पेस एक्स देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्पेस एक्स स्टारशिप, जो स्टारशिप है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए एलन मस्क की स्पेस कंपनी है जो कि अमेरिका की है, ध्यान रखिएगा, यूएसए की है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल, दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे हम लोगों के पास लॉन्चिंग व्हीकल कौन कौन से हैं भारत के पास, तो जीएसएलवी है, पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। तो और भी है, स्मॉल वाले हैं, ठीक है, एसएलवी वगैरह है। तो इस तरीके से है, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं, ये बहुत बड़ा है। इसमें समझ लीजिए एक प्रकार से लॉन्चिंग व्हीकल की कैपेबिलिटी है और उसके बाद मानव को ले जाने की कैपेबिलिटी है, यानी इसके अंतर्गत बहुत सा सामान ले जाने की कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ा है यह। अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें तो ये लगभग मान के चलिए 50 मीटर और 9 मीटर का इसका जो है डायमीटर है,
ठीक है, 9 मीटर का इसका डायमीटर है। तो आप समझ लीजिए कि एक मतलब हम आपको बेसिक आकलन बता रहे हैं कि इतना इसका जो है लगभग जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इस तरीके से आपको जो है ये चीज़ पता हुई। तो ये जो है ठीक है, इतना ठीक है, बहुत हो गया आपका। अब चलिए इसमें जो भी लिखना हो उसी लिख सकते हैं। चलिए, नहीं तो हम लोग धमाल स्टार्ट करते हैं। धमाल मूवी नहीं है, अभी देखते हैं क्या है धमाल। तो ये क्या है, स्पेसएक्स स्टारशिप क्या है, एक लॉन्चिंग व्हीकल है, ध्यान रखिएगा। स्टारशिप क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल है, या कहाँ की कंपनी है, मतलब स्पेसएक्स ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च किया जाएगा तो स्पेसएक्स के द्वारा। ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, सरकारी है, प्राइवेट है, ध्यान रखिए बस। तो ये तो हो गया स्पेसएक्स। धमाल देखिए, धमाल क्या है। धमाल ये एक्चुअली क्या है, कल्चर है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिशन कहेंगे इसको। तो अब देखिए इसके बारे में थोड़ा अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं धमाल के बारे में। तो अभी एक ये छूट गया है, चलिए अभी इसको चर्चा कर देंगे अभी, ठीक है। डियरनेस अलाउंस के बाद जो है वॉल्फ आपका छूट गया है, चलिए हम अभी चर्चा कर देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए स्टार बना देते हैं, इसको स्टार बना देते हैं। और अभी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं, धमाल पर, धमाल ट्रेडिशन पर। तो धमाल ट्रेडिशन क्या है, यह गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, 3 जगह पर ये जो है ध्यान रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और उसके बाद जो है ये हो गया। और उसके बाद इसमें होता क्या है ये इस ट्रेडिशन में, तो इसमें ध्यान रखिएगा म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक और डांस पर फोकस किया जाता है। ये जो होता है सूफी और अफ्रीकन, ये ध्यान रखिएगा, सूफी और अफ्रीकन दोनों का मिक्सअप होता है यह प्रोग्राम। तो बस इतना ही समझिए, बाकी ज़्यादा छोड़िए। वो कहाँ से कौन व्यक्ति आया, कैसे क्या, ये बाहरी व्यक्ति ही हैं, अफ्रीकन है, कुछ सूफी हैं, तो इस तरीके से वही लोग यहाँ पर रहते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, तो वो मनाते हैं सब ट्रेडिशन वगैरह। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वोल्फ 1069, वोल्फ ये जो है 1069B वोल्फ। तो ये क्या है देखिए, ये एक एक्सो प्लेनेट है, ध्यान रखिएगा, एक्सो प्लेनेट है, एक्सो प्लेनेट है। एक्सो प्लेनेट क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, तो थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजें आगे की ओर। एक्सो प्लेनेट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सो प्लेनेट का पहले बताते हैं। एक्सो प्लेनेट जो हमारे सौरमंडल से बाहर कोई उपग्रह हो, सॉरी ग्रह हो, अगर हमारे सौरमंडल से बाहर भी तो बहुत ग्रह हैं, तो बाहर जो ग्रह है, जैसे सपोज दैट कि यह हमारा सूर्य है, ठीक है, यह सूर्य है, और सूर्य है, इसमें जो है ऐसे समझ लीजिए कि इसमें यह सौर्य परिवार है, इसमें ये सौर्य परिवार है, ठीक है। इस तरीके से इसमें सौर्य परिवार पूरा, इसमें जो है इसमें 8 ग्रह हैं और उसके जो है उपग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह और सब उसमें एस्टेरॉइड वगैरह सब उसमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से पूरा एक मतलब स्ट्रक्चर है। तो ये सौर्य मंडल है ये हमारा, ठीक है। अब इसके बाद एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर एक जो है वो ग्रह है, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रह है और यहाँ पर इसका एक तारा है, इस ग्रह का एक तारा है यहाँ पर। यानी तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है, तो आपको पता होगा, तारे का स्वयं का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो अब देखिए यह जो है ग्रह किसी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा, जो ये अभी जो खोजा गया है वोल्फ 1069b, तो ये जो है सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा है, ये एक्सोप्लैनेट है, ये किसी अन्य तारे का चक्कर लगा रहा है। ये एक छोटा सा तारा है, ये बहुत बड़ा तारा नहीं है, एक छोटा तारा है। यह जो है इसका नाम, इस ग्रह का नाम दे दिया गया है वोल्फ 1069b। तो यह जो है इसका चक्कर लगा रहा है, यह इसका चक्कर लगा रहा है, और जो चक्कर लगा रहा है वो कितने दिन में लगा रहा है, यह इसका जो चक्कर लगा रहा है 16 दिन में,
जबकि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में लगाती है। तो उसको क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। तो वहां पर जो है एक वर्ष कितने दिन का होगा? 16 वर्ष। 16 दिन में, सॉरी 16 दिन में ही एक वर्ष उनका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको चीजें पता हुई। आपको बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है वोल्फ 1069b क्या है। तो ये एक एक्सोप्लैनेट है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब छोड़ते हैं इसको, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो गए हैं? हम लोगों के टॉपिक हो गए थे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अब उसके बाद नॉर्थ स्टार के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। नॉर्थ स्टार, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो यह जो है बहुत चमकीला तारा है, समझ लीजिए बहुत ज्यादा ही चमकीला तारा है। इतना बड़ा मतलब चमकीला है, इतना ज्यादा चमकीला है कि सूर्य से अगर हम तुलना करें तो लगभग 2500 यानी 2500 गुना, 2500 गुना चमकीला यह तारा है। इसका दूसरा नाम है पोलर स्टार। पोलर स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्रुव तारा पोलर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत चमकीला है तारा। चलिए ठीक है, ये मतलब जो है चर्चा में था तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें जो है और चीज़ें। तो इसमें साइटोटॉक्सिन, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये तो चलिए 14वां हो गया, फिर 15वां देखते हैं। इसमें भी छोटा टॉपिक है ऐसे ही, साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन जो है यह कोबरा में पाया जाता है, वेनम होता है। तो ध्यान रखिए, कोबरा के वेनम में मतलब जहर में अगर हम साइटोटॉक्सिन की बात करें तो लगभग 42% के आसपास होता है साइटोटॉक्सिन। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि लगभग जो है, अब ये थोड़ा जो है वेरी करता है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड उसका क्या होगा। अब एक्चुअली हम बताएं तो लिविंग एरिया के आधार पर उसके, जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए अगर भारतीय कोबरा है तो उसमें हो सकता क्या उसमें कम ही रहता है साइटोटॉक्सिन। जबकि अभी आप मान के चलिए जाइए अफ्रीकन कोबरा के अंतर्गत, अफ्रीका में जो कोबरा पाए जाते हैं वहां पर साइटोटॉक्सिन की मात्रा उनमें ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जहरीले होते हैं अपेक्षाकृत भारत के जो है सांपों से। लेकिन भारत का भी काट लेगा तो आपकी निश्चित है मृत्यु, अगर आपने दवा मतलब एंटीवेनम नहीं लिया आपने, तो इस तरीके से आपका जो है काम तमाम होना निश्चित है। ये साइटोटॉक्सिन जो है ये किस पर अटैक करता है? ये हमारे ब्रेन पर अटैक करता है, डायरेक्ट ब्रेन पर अटैक करता है और ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है, समझ लीजिए, और बस तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब साइटोटॉक्सिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, एक और सर्प है जो विश्व का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं कि विश्व का सबसे जहरीला जो सर्प है। देखिए आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, इनलैंड टाइपन, ठीक है, इनलैंड टाइपन ये विश्व का सबसे जहरीला सर्प है, मतलब। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, ये अगर काट लेगा तो तुरंत काम खत्म है, और ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है, ये तो हो गया साइटोटॉक्सिन के बारे में सामान्य चर्चा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। पीएम कुसुम योजना के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। हालांकि ये योजना जो है अभी की नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में रही है पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो यह चर्चा 2022 में, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इसके बारे में थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से समझ लेते हैं कि 2019 में यह लॉन्च हुई थी, स्कीम या पॉलिसी 2019 में लॉन्च हुई थी। इसका लक्ष्य था, ये पहले तो ये समझ लीजिए, थोड़ा कुसुम योजना का हम फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। कुसुम योजना की आप लोग फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो है देखिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब चलिए ठीक है, यानी आपको ये पता हुआ कि ये ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा कैसी? रिन्यूएबल एनर्जी, यानी
सोलर एनर्जी। टारगेट क्या था इसका सोलर एनर्जी का? देखिए ध्यान रखिए, टारगेट यहां पे लिखते हैं। टारगेट इसका था 3000 मेगावाट, 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना। कैसे? सोलर पावर से। लक्ष्य कब तक का था? 2022 तक का। लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए चर्चा में आया है। अब टारगेट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो 2022 की जगह पर अब कर दिया गया है 2026 में। अब यह 3000 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। सॉरी, 30,000 मेगावाट है, 3000 नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो 30,000 मेगावाट की जो है क्षमता प्राप्त करनी है, ये इसका लक्ष्य था। तो 30,000 अब जो है कब तक प्राप्त की जाएगी ये 30,000 मेगावाट की क्षमता? तो अब 2026 तक। बस यही आपका क्वेश्चन जो है यहाँ तक बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इसमें बदलाव क्या हुआ है, क्यों चर्चा में आया है, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि यह एक तो पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है किससे संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में। अगर आप थोड़ा और हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर थोड़ा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कोड बनाकर पूछा जा सकता है। तो उसमें इसका लक्ष्य 2000 आपको याद रखना है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसका लक्ष्य 2022 तक 30,000 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त करना था। फिर उसके बाद अब वर्तमान में इसका लक्ष्य 2026 तक कर दिया गया है। चूंकि प्राप्त नहीं कर पाया गया 30,000 मेगावाट का, तो इसलिए 2026 तक कर दिया गया। इस तरीके से कूट बना जा सकते हैं आपके, और इसी में कोई ना कोई आंकड़ा आपका गलत कर दिया जाएगा और आपका जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वैसे तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से इसको जो है सीधा सीधा याद करेंगे, इसी में से कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा और जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, जो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पर स्थगित करते हैं क्लास को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, और भी जो भी मतलब अभी योजनाएं चली हैं या अभी आपके मिशन कुछ लॉन्च हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, जल्द ही वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।